आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज आपसे आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अग्रिम जमानत किस आधार पर प्राप्त कर सकता है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। साथ में ही आपसे मैं जजमेंट की भी चर्चा करूंगा, जो कि लेटेस्ट जजमेंट है और इसमें आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 120 बी और धारा 34 दर्ज थी, जिसमें आरोपी को एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की गई हाई कोर्ट के द्वारा। तो साथियों, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आईपीसी की धारा जो 307 है, इसका मतलब होता है अटेम्प्ट टू मर्डर। इसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माना। और ये जो मामला होता है ये कॉग्निजेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंस होता है और ये ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट होता है, मतलब कि इसका जो विचारणा है वो सेशन कोर्ट में चलता है। अब साथियों, क्या होता है कि कई बार मान लीजिए कि आपका रोल नहीं है, कई बार लोग रंजिश बस भी किसी को फंसा देते हैं इस तरह के मामले में। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उस फैसले में बताया गया था कि 7 साल से जो ऊपर के मुकदमे हैं उसमें पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन जो 7 साल से कम वाले मुकदमे हैं उसमें आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो हमने देखा कि कई लोग झूठा मुकदमा इसलिए दर्ज करवा देते हैं, वो भी 307 की धारा में, क्योंकि इसमें सजा 10 साल तक की है। और जो इस तरह का षड्यंत्र करने वाले लोग होते हैं उनको पता होता है कि 307 की धारा में अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो वो व्यक्ति तत्काल पुलिस को गिरफ्तार कर लेगी और जेल चला जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत, और पुलिस चूंकि इसमें सजा 10 साल की है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए पुलिस इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। तो अब साथियों, इसमें आप समझिए ग्राउंड क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला ग्राउंड ये होता है साथियों, अगर मान लीजिए आपका एफआईआर में नाम नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं एक जजमेंट की का जिक्र करूंगा, तो ये जजमेंट आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, इसको मैं लिंक ऐड कर दूंगा। तो इस मामले में भी कुछ ऐसा हुआ था कि आरोपी के खिलाफ 307, 120 बी और धारा 34 का मुकदमा दर्ज किया गया था। और इस मामले में आरोपियों का जो आरोपी है जिसने एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया, उसका नाम एफआईआर में नहीं था। साथियों, एफआईआर में नाम ना होना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस होता है। दूसरी बात यह है कि इस मामले में जो आरोपी था वो पुलिस को सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट कैसे कर रहा था? इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहा था। क्या होता है कि जब हम एंटिसिपेटरी बेल फाइल करते हैं या फिर रेगुलर बेल फाइल करते हैं तो कोर्ट के द्वारा उसमें पुलिस प्रतिवेदन मंगवाया जाता है, मतलब पुलिस की रिपोर्ट मंगवाई जाती है कि भाई आपका क्या कहना है। आपने देखा होगा कि हम उसकी एक कॉपी देते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और वो पुलिस से जवाब मांगते हैं कि भाई इसमें क्या कहना है, आप आपत्ति कर रहे हैं बेल का, तो किस आधार पर आपत्ति कर रहे हैं। तो इस मामले में भी जो पुलिस का प्रतिवेदन था उसमें ये बात स्वीकार की गई थी कि जो आरोपी है जब भी बुलाया जाता है तो थाने में उपस्थित होता है। तो ये भी अपने आप में एक ग्राउंड है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात थी साथियों, इस मामले में जो आरोपी है जिसने एंटिसिपेटरी बेल फाइल किया है उसको आरोपी बनाया गया है किसी दूसरे आरोपी के कहने पे। अब साथियों, क्या होता है कि हमारा जो एविडेंस एक्ट है और जो सीआरपीसी है उसमें अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा आरोपी है और दूसरे के बारे में स्टेटमेंट दे रहा है तो वो लॉ में इनएडमिसिबल होता है। मतलब कि केवल बयान देने से काम नहीं चलेगा जब तक कि कोई नया फैक्ट निकल के ना आए। अगर कोई आरोपी बोल दे कि मेरे साथ ये भी व्यक्ति था तो ऐसा नहीं होता है, जब तक कि उससे कोई जब्ती ना हो या फिर पुलिस को ऐसा कोई फैक्ट ना मिल जाए कि भाई इस व्यक्ति का भी रोल था इस मुकदमे में। तो केवल किसी दूसरे आरोपी की कह देने से कि मेरे साथ ये भी था उसको आरोपी नहीं बनाया जा सकता है। तो एक इस मामले में फ़ायदा मिला इस बात का भी। और इसके अलावा जैसा कि हर मामले में होता है, इस मामले में भी आरोपी ने कहा, जिसने बेल लगाया उसने कहा कि मैं तो 2 दिन बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, जिस दिन घटना हुई उसके बाद डिस्चार्ज हुआ हूँ, मेरा कोई रोल नहीं है। पुलिस ने उसको जब बुलाया उसने सपोर्ट किया और पुलिस ने उसमें जो भी CDR वगैरह था वो इकट्ठा कर लिया है। अब ये तो दलील थी जो आरोपी था उसकी, और उसके बाद सरकारी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोक्लेम ऑफेंडर है, मतलब फरार घोषित हो चुका है ट्रायल कोर्ट के द्वारा। हाँ, उन्होंने ये बात स्वीकार किया कि आरोपी जो है तो आरोपी के खिलाफ डायरेक्ट कोई एलिगेशन नहीं है, ऐसा कोई सीधा आरोप नहीं है आरोपी के खिलाफ कि ये अपराध में सम्मिलित था, इसका एफआईआर में नाम नहीं है। तो कोर्ट ने दोनों तथ्यों को, दोनों साइड के जो दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इनको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि अगर आपका मामला कुछ ऐसा है, अगर एफआईआर में नाम नहीं है, आपको एक्यूज्ड के कहने पर आरोपी बनाया गया है
और साथ में आप उस समय नहीं थे घटना के समय, तो ये अपने आप में एक एंटिसिपेटरी बेल का गुड ग्राउंड माना जाता है और इस आधार पे हमने देखा है कि काफ़ी सारे लोगों को बेल ग्रांट हो जाती है। हाँ, जैसा हमने आपको बताया कि मैं जजमेंट ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।